ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 69। आत्मा का अस्तित्व जुटलाया न जाए। जड़ जगत को ही सब कुछ मान लेना और चेतना को भी जड़ के पीछे काम करने वाली हलचलों की प्रतिक्रिया समझ बैठना जड़वाद का अंध समर्थन मात्र है। चेतना के अस्तित्व को जुटलाया जाना अपने युग का बौद्धिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिस चेतना ने जड़ पदार्थों को आज संभाल कर उपयोगी एवं सुंदर बनाया, जिस चेतना ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से प्रकृति के अनेकानेक रहस्यों को जाना और उसने लाभान्वित हो सकने की स्थिति तक मनुष्य को पहुंचाया, उसी चेतना के अस्तित्व तक से हम इनकार करने लगे तो इसे आत्मविस्मृति के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। चेतना का अस्तित्व हम शरीर के माध्यम से भी अनुभव करते हैं, पर वह उतने तक ही सीमित नहीं है। शरीर के बिना भी उसका अस्तित्व बना रहता है। प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप यों तो यंत्र उपकरणों की सहायता से खोजा पकड़ा जा सकता है, पर चेतना की परख के लिए कोई भौतिक साधन बनकर तैयार नहीं हुआ है। वे हो भी नहीं सकेंगे, क्योंकि भौतिक उपकरण अपने सहधर्मी भौतिक पदार्थों को ही पकड़ सकते हैं। शरीर और उसकी इंद्रियां पंचभूत तत्वों से बनी हैं, इसलिए उनकी अनुभूतियां भी तत्वों से बने परमाणु परक पदार्थों के आधार पर ही कुछ निष्कर्ष निकालती एवं रस लेती हैं। मशीन भी प्रायः धातुओं से बनी और विद्युत जैसी भौतिक ऊर्जाओं से चलती हैं। ऐसी दशा में उनका परख क्षेत्र भी स्थूल अथवा सूक्ष्म दृश्य अथवा अदृश्य जड़ जगत तक ही सीमाबद्ध रहता है। चेतना को तो चेतना ही अनुभव कर सकती है। चेतना को समझने का कोई यंत्र बन सका तो वह चेतना ही होगा। आत्मा और परमात्मा को प्रयोगशालाओं में अब तक सिद्ध नहीं किया जा सका और वह भविष्य में भी सिद्ध न हो सकेगा। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इन दोनों की सत्ता को अस्वीकार किया है। वे शरीर को चलता फिरता पौधा मानते हैं और उसकी चेतना को मस्तिष्कीय हलचल कहते हैं। मस्तिष्क तो शरीर का ही अंग है, इसलिए वे आत्मा की परिभाषा शरीर तक ही सीमित रखते हैं और मरने के बाद आत्मा की समाप्ति की बात कहते हैं। परमात्मा के संबंध में भी उनका ऐसा ही कथन है। प्रकृति व्यवस्था को वे स्वसंचालित
मानते हैं। सृष्टि में चल रही विभिन्न व्यवस्थाओं को वे अपने आप अपने ढर्रे या धुरी पर घूमती हुई कहते हैं और इसमें किसी ईश्वर का दखल स्वीकार नहीं करते। कठिनाई यह है कि विज्ञान जगत प्रत्यक्ष भौतिक प्रयोग परीक्षणों को ही सब कुछ मान बैठता है और प्रयोगशालाओं की सिद्धि को ही प्रमाणिक ठहराता है, जबकि तर्क और तथ्य यह भी कहते हैं कि इस विश्व के रहस्यों को विशेषतया चेतन तथ्यों को जानने के लिए प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता। पदार्थों में पाई जाने वाली हलचल स्व संचालित हो सकती हैं, यह प्रतिपादन गले नहीं उतरता। चेतन संचालक के बिना वस्तुएं निश्चेष्ट और अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। बहुमूल्य जलयान, वायुयान, रेल इंजन आदि बिना ड्राइवर के नहीं चलते। फिर असीम ब्रह्मांड व्यापी अंतर्ग्रही और सीमित परमाणु सत्ता में जो सुव्यवस्थित अनवरत गति चक्र चल रहा है, वह अनायास स्वसंचालित कैसे हो सकता है? इसके पीछे चेतन शक्ति की प्रेरणा एवं व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसे तर्क बुद्धि सहज ही समझ सकती है। यदि विवेक, तर्क एवं बुद्धि को भी यांत्रिक उपकरणों की तरह ही साक्षी साधन मान लिया जाए, तो फिर ईश्वर के अस्तित्व को समझने, स्वीकार करने में कोई कठिनाई न रहेगी। आत्मा के अस्तित्व को प्रयोगशालाओं में तो सिद्ध नहीं किया जा सका, पर अन्य ऐसे अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि मरने के बाद भी जीव चेतना का अस्तित्व बना रहता है। इस तथ्य की साक्षी में प्रेतात्माओं की हलचलें तथा पुनर्जन्म की ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं जो प्रामाणिक व्यक्तियों के अनुभव में आई हैं और उन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार पुनर्जन्म के भी अगणित प्रमाण मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि पिछले जन्म की ऐसी अनेक घटनाओं का विवरण नए जन्म में स्मरण बना रह सकता है, जो अन्य लोगों को विदित नहीं था। किसी ने सीखा पढ़ाकर पूर्व जन्म विवरण का कौतूहल तो खड़ा नहीं कर दिया है। इस आशंका की काट उन प्रमाणों से हो जाती हैं जिनमें बालकों ने अपने पूर्व जन्म के संबंधियों को पहचाना और नाम लेकर पुकारा है। इसी प्रकार उनने नितांत व्यक्तिगत ऐसी घटनाएं सुनाई हैं जो संबंध व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को विदित नहीं हो सकती थीं। जमीन में अपना गढ़ा हुआ धन बताकर उसे निकलवाना पूर्व स्मृति का ठोस प्रमाण समझा जा सकता है। प्रेतात्माओं के अस्तित्व और पुनर्जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाणों को यदि प्रयोगशाला सिद्ध तथ्यों की तुलना में माना जा सके, तो फिर
आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। The human personality and its survival of bodily death नामक पुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो शरीर से पृथक आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। कई उदाहरण एक व्यक्ति के शरीर पर किसी दूसरी आत्मा द्वारा आधिपत्य रखने और फिर उसे मुक्त कर देने के हैं। साथ ही संगीत, गणित, ललित कलाओं आदि में अद्भुत क्षमता व प्रवीणता वाले बच्चों के विवरण भी हैं, जिनका असाधारण ज्ञान पूर्व जन्म की संचित ज्ञान सामग्री ही सिद्ध होता है। गणित शास्त्री ऑस्पेंस्की ने 3 ग्रंथों में गणित के आधार पर चेतना के व्यापक अस्तित्व को सिद्ध करने का अकाट्य प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में इन सर्च ऑफ द मिरेक्युलस टर्टियम ऑर्गन थ्योरी ऑफ इंटरनल लाइफ अधिक प्रसिद्ध हैं। भौतिकी के आचार्य रॉबर्ट मायर ने ऊर्जा के दर्शन पर जो खोजें की हैं, वे बताती हैं कि उसकी अधिकाधिक सूक्ष्म स्थिति में जो तत्व शेष रह जाता है, उसे चेतना की संज्ञा दी जा सकती है। यह उच्च स्तर पर एक रस और सर्वव्यापी स्थिति में बनी रहती हैं। उसका उत्पादन और विलय क्रम तो स्थूल रूप से ही चलता है। मनोविज्ञानी जे.बी. राइन ने मानवीय मनः चेतना को पराजागतिक और पराभौतिक की संज्ञा दी है। वे उसका स्वरूप विद्युतीय एवं चुंबकीय स्तर की ऐसी स्वतंत्र इकाई के रूप में मानते हैं जो मरने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रहता है। उसमें इतने प्रबल संकल्प भी जुड़े रहते हैं जिनके सहारे पुराने स्तर की तथा नए प्रकार की किसी आकृति का सृजन और धारण कर सकें। उनकी दृष्टि में यह व्यक्ति चेतना दृश्य अथवा अदृश्य स्थिति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहने में पूर्णतया समर्थ हैं। आइंस्टीन ने सृष्टि के मूल में चेतना को सक्रिय माना था। जे.ए. थॉमसन, जेम्स जॉन्स, ए.एस. एडी ग्रन आदि ने विज्ञान की नवीन दिशाओं का अलग अलग विवेचन करते हुए एक ही बात कही है। विज्ञान के पास जीवन के प्रारंभ होने की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक अन्वेषण अब चेतना और विचार जगत की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृति आदि काल से आत्मा की अखंडता पर आस्थावान हैं।
अणु मात्र होकर भी वह संपूर्ण शरीर पर आधिपत्य रखता है। भावनात्मक परिष्कार से आत्मबल बढ़ता है और अपने स्वरूप को जानने वाला जीवात्मा परमात्म सत्ता से एक रूप हो जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकीविद श्री पीपरे दी कॉम्ते ने आत्मा को विश्वात्मा से संबंधित बताया है तथा इसी आधार पर उसे अमर भी कहा है, क्योंकि विश्व चेतना अमर है और आत्मा उसी की छोटी इकाई मात्र है। इलेक्ट्रोडायनेमिक सिद्धांतों के अनुसार ईगो की छानबीन की जाने पर ये तथ्य सामने आए हैं कि जन्म मरण चक्र में भ्रमण करती हुई भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति अपनाते हुए भी मूल सत्ता अक्षुण्ण रहती हैं। विभिन्न खोजों के बाद विश्वविख्यात वैज्ञानिक फ्रेड हायल तथा जयंत विष्णु नार्लिकर ने यह स्थापना की है कि विश्व रचना में कारणभूत अणु और मानवीय शरीर की संरचना में कारणभूत जीवाणु की मूल संरचना एक सी है। दी सूट्स ऑफ कोइंसिडेंस के लेखक आर्थर डा कोएस्लर ने जीव सत्ता को आणविक या रासायनिक संघात से सर्वथा भिन्न माना है। यू डू टेक इट विथ यू के लेखक डेविड मिलर ने मस्तिष्कीय कोशों में ही घुली हुई एक अतिरिक्त चेतना को माना है तथा उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है। यह चेतना मस्तिष्क के कोश को प्रभावित करती है। हमारा विश्व एक विराट शक्ति सागर है। यह शक्ति सागर जड़ चेतन से मिश्रित है। प्राणियों की सत्ता इसमें एक बुलबुले की तरह स्वतंत्र अस्तित्व बनाती हैं, विकसित होती हैं और समयानुसार विलीन हो जाती हैं। मूर्धन्य वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इस विराट शक्ति सागर में एक भौतिक शक्ति धारा है, दूसरी प्राणिज। दोनों एक अविच्छिन्न युग्म बनाती हैं। विकासमान विज्ञान अब जीवन को रासायनिक संयोग मात्र नहीं मानता। मनश्चेतना की मरणोत्तर सत्ता तो स्वीकार ही कर ली गई है। अब चेतना जगत की स्वतंत्र सत्ता को एक घटक मानने की बारी है। इन दिनों ब्रह्मांडीय चेतना की वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत चर्चा है। उसे पराप्रकृति की स्वीकृति
माना जाना चाहिए। प्रकृति के दो स्तर हैं, एक परा, दूसरा अपरा। परा वह है जिसे पंच भौतिक कह सकते हैं, इंद्रिय चेतना से जो अनुभव की जा सकती हैं अथवा यंत्र उपकरणों की सहायता से जो प्रत्यक्ष हो सकती हैं। भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र यहाँ तक सीमित है। कुछ समय पूर्व तक वैज्ञानिक इतने को ही सब कुछ मानते थे। चेतना की व्याख्या आणविक एवं कंपन परक हलचलों की ही प्रतिक्रिया कहते थे। अब बात आगे बढ़ गई। विज्ञान के बचपन ने किशोरावस्था में प्रवेश किया है। फलतः अपरा प्रकृति का अस्तित्व सहमते झिझकते स्वीकार किया गया है। इस नए कार्य क्षेत्र को सूक्ष्म जगत कहा जाने लगा है। इसकी हलचलें आणविक गतिविधियां नहीं कही जा सकती और न ताप, प्रकाश, शब्द के कंपनों से उसकी कोई तुलना है। उसे समष्टि मस्तिष्क माना गया है। बल्ब में झलने वाली बिजली अंतरिक्ष में व्यापक विद्युत शक्ति की एक चिंगारी समझी जाती थी और दोनों का परस्पर सघन संबंध स्वीकार किया जाता था। अब व्यष्टि मस्तिष्क की एक चिंगारी और समष्टि मस्तिष्क की व्यापक अग्नि के समकक्ष माना गया है। व्यक्तिगत मस्तिष्क की अपनी सत्ता और क्षमता है, किंतु वह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, वरन वह समष्टि मस्तिष्क का एक अंग है, जिसे इन दिनों वैज्ञानिक क्षेत्र में ब्रह्मांडीय चेतना नाम दिया गया है। व्यक्ति समाज का एक अविच्छिन्न अंग है। एकाकी रहने लगें तो भी वह समष्टि से पृथक होने का दावा नहीं कर सकता। उसे अब तक जो ज्ञान, अनुभव, संस्कार, कौशल आदि मिला है, शरीर पोषण हुआ है, वह सब समाज का ही अनुदान है। एकाकी निर्वाह में भी आखिर कुछ उपकरण तो साथ रखे ही गए हैं। माला, कमंडल, कौपीन, कुल्हाड़ी जैसे साधनों के बिना तो गुफा में रहने वाले भी काम नहीं चला पाते। अग्नि का आविष्कार उस एकाकी व्यक्ति ने स्वयं नहीं किया है। इस प्रकार एकांतवासी कहलाने वाले को भूतकालीन और वर्तमान क्रियाकलाप समाज संबंध रहा है। आगे भी अंतरिक्ष में चलने वाली असंख्य व्यक्तियों की असंख्य विचार तरंगे अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करेंगी और वह स्वयं दूसरों को अपनी मनः तरंगों से प्रभावित करेगा। यह भी सामाजिक आदान प्रदान हुआ। व्यक्ति का शरीर निर्वाह एवं विकास समाज पर आश्रित हैं और अविच्छिन्न रूप से संबंध हैं। ठीक इसी प्रकार व्यष्टि मस्तिष्क स्वतंत्र दिखने पर भी वह समष्टि मस्तिष्क का एक अंग है। युद्ध और शांति के दिनों
वातावरण में कितना अंतर होता है और लोक मानस की चिंतन प्रक्रिया में कितना उतार चढ़ाव रहता है, यह सर्वविदित है। एक समय की लोक रुचि मान्यता दूसरे समय में भिन्न होती हैं। लोगों का चिंतन प्रवाह अपने समय में प्रायः एक ही दिशा में होता है। मनस्वी और स्वतंत्र चिंतकों के कुछ अपवाद तो सर्वथा पाए जाते रहते हैं, पर सामान्यतः चिंतन प्रवाह की धारा एक ही दिशा में बहती है। अपने समय में पूर्वजों के कथन को प्रामाणिक मान लेने की श्रद्धा उखड़ रही है और तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित बुद्धिवाद को मान्यता मिली है। किसी जमाने में त्याग, बलिदान और आदर्शवाद अपनाने में मनुष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगाता था और इस क्षेत्र में जो जितना सफल होता था उतना ही गौरव अनुभव करता था। आज स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। अपने समय में विलासिता की धूम है। संग्रह, उपभोग, पद प्रदर्शन के प्रलोभन का भूत हर मस्तिष्क पर छाया हुआ है। इसे लोक मानस कहा जा सकता है। समय समय पर कई तरह के फैशन, कई तरह के व्यसन, कई तरह के क्रियाकलाप अनायास ही पनपते और देखते देखते एक प्रथा प्रचलन बन जाते हैं। सामान्य लोग उस प्रवाह में अनजाने ही बहने लगते हैं। इसे लोक प्रवाह कहा जा सकता है। समूह मस्तिष्क के अस्तित्व और उसके व्यक्ति मस्तिष्क के साथ आदान प्रदान की बात अब दिन दिन अधिक स्पष्ट होती और अधिक प्रामाणिक बनती चली जा रही हैं। मनुष्य का अचेतन मन अत्यधिक अद्भुत और रहस्यमय होने की बात तथ्य रूप में स्वीकार कर ली गई है। चेतन मन की बुद्धि क्षमता उसकी तुलना में अति तुच्छ है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में मनुष्यों के छोड़े हुए विचार और उनके आदान प्रदान की जानकारी भी ऐसी ही उथली और कम महत्व की समझी जाने लगी हैं और रहस्यमय उस प्रवाह को माना जाने लगा है जो समष्टि की अचेतन चेतना से संबंध है। मानवीय चेतना मोटे तौर से शरीर निर्वाह एवं अहंता की तुष्टि तथा विस्तृति में संलग्न हलचल मात्र दृष्टिगोचर होती है। उसका प्रयोजन शरीर को सुखी तथा सक्रिय बनाए रहना भर प्रतीत होता है। लगता है शरीर मुख्य है और उसकी तृप्ति, पुष्टि, सुरक्षा एवं प्रगति के लिए सरंजाम जुटाने भर के लिए उसका सृजन एवं उदय हुआ है। आम तौर से ऐसा ही समझा जाता है। उपयोग भी इसी स्तर पर होता है। मस्तिष्क का शरीर सुख के लिए जितना अधिक उपयोग हो सके उतनी ही उसकी सफलता एवं सार्थकता
मानी जाती हैं। गहराई में उतरने पर बात कुछ दूसरी ही दृष्टिगोचर होती हैं। मस्तिष्क चेतना के निवास का केंद्रीय शक्ति संस्थान है। यहाँ ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जीव चेतना का मिलन संगम होता है और उस आदान प्रदान के आधार पर प्राणी जगत को अनेकानेक सुविधाएं एवं संवेदनाएं उपलब्ध होती हैं। यह मस्तिष्कीय केंद्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके माध्यम से पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव एवं लाभ आश्चर्यजनक मात्रा में उपलब्ध किया जा सकता है। पृथ्वी यों मोटे तौर से एकाकी लगती है। उसकी संपदा एवं हलचल अपनी ही परिधि में अपने ही लिए काम करती दिखाई पड़ती हैं, पर वस्तुतः वह आंतरग्रही आदान प्रदान पर जीवित हैं। सूर्य की ऊर्जा का शोषण पृथ्वी का वातावरण करता है और उस ईंधन से जड़ परमाणुओं और चेतन जीवाणुओं की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल सकने की सामर्थ्य मिलती हैं। पृथ्वी अपनी विशिष्टताओं को बनाए रहने में बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर हैं। दूर रहते हुए भी वह पृथ्वी को इतना उदार दुलार देता है कि उसे देखते हुए पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता मानने को जी करता है। पृथ्वी भी तो उसी का मुंह निहारते और परिक्रमा करते रहने में अपने जीवन की सार्थकता मानती हैं। चंद्रमा का पृथ्वी पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह समुद्र तट पर जाकर प्रतिदिन के सामान्य और पूर्णिमा अमावस्या के ज्वार भाटे देखकर सहज ही जाना जा सकता है। चंद्रमा को रस राज कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों तथा प्राणियों में सरसता की जो घट बढ़ होती रहती है, उससे पता चलता है कि न केवल समुद्र को वरन पृथ्वी की समग्र सरसता को वह व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यही बात अन्य ग्रहों की है। सौर मंडल के ग्रह उपग्रह अपने अपने स्तर के रंग बिरंगे छोटे बड़े उपहार पृथ्वी को अनवरत रूप से भेजते हैं। पृथ्वी भी चुप नहीं बैठी रहती, वह भी आदान प्रदान का शिष्टाचार और समूह कर्तव्य समझती हैं। तदनुसार अपने अनुदान अन्य ग्रहों को भेजती हैं। इन प्रेषणों का लाभ वे ग्रह भी उसी प्रकार उठाते हैं जिस प्रकार की पृथ्वी उनसे। इस आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र ध्रुवीय क्षेत्र हैं। अंतरग्रही ही आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से आते जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से ग्रहण की और दक्षिणी ध्रुव से विसर्जन की प्रक्रिया
संपन्न होती रहती हैं। उत्तर में आदान का और दक्षिण में प्रदान का संयंत्र नियति ने फिट करके रखा है। उत्तर को मुख और दक्षिण को मलद्वार कह सकते हैं। जितना उपयोगी है उतना पचाकर पृथ्वी का शरीर अपने में धारण कर लेता है। जो अनावश्यक है उसे मल रूप में विसर्जित कर देता है। प्राणी शरीर की तरह धरती भी एक शरीर है जिसे अपनी जीवनचर्या की सामग्री अंतर्ग्रही शक्ति भंडार से उपलब्ध करनी पड़ती है। शरीर को हवा, पानी और अन्न भी तो बाहर से ही उपलब्ध करना पड़ता है। अंतर्ग्रही हाट से आवश्यक वस्तुएं खरीदे बिना धरती की गुजर नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार प्राणी को भी अपनी सूक्ष्म चेतनात्मक उपलब्धियों के लिए अंतर्ग्रही ब्रह्मांडीय चेतना पर निर्भर रहना पड़ता है। मस्तिष्क मुख है, ग्रहण शक्ति उसी में है, जननेन्द्रिय विसर्जन संस्थान है। दोनों की प्राणी सत्ता को ध्रुव केंद्र कहा जा सकता है। ऊर्ध्व केंद्र को शिव और अधः संस्थान को शक्ति संस्थान माना गया है। इन्हें ब्रह्म वर्चस और कुंडलिनी केंद्र भी कहते हैं। इनके बीच पारस्परिक संबंध संतुलन ठीक बना रहे तो सब कुछ ठीक बना रहेगा और अभीष्ट प्रगति का लक्ष्य पूरा होता रहेगा। इनके बीच असंतुलन या अवरोध उत्पन्न होने से अपच और तज्जनित अनेकों रोग विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इन पंक्तियों में चर्चा दक्षिण ध्रुव की नहीं, उत्तर ध्रुव की मस्तिष्क की जा रही है। सामान्य मस्तिष्क शरीर और उससे संबंधित अनेकों प्रयोजनों पर सोचता, निर्णय करता एवं व्यवस्था बनाता है। असामान्य की स्थिति उच्च स्तरीय होती है। वह ब्रह्मांड चेतना के आदान प्रदान की गति को तीव्र करता है और ऐसी उपलब्धियां उपार्जित कर लेता है जिसे आश्चर्यजनक सिद्धियों के नाम से पुकारा जा सके। योग साधना का प्रयोजन अपनी ससीमता को असीमता के साथ जोड़ देना है। इस प्रयोजन में जितनी ही सफलता मिलती जाती है उतनी ही मात्रा में मनुष्य उस वैभव पर आधिपत्य जमाता जाता है, जिसके प्रभाव को हम जड़ चेतन जगत में अपने चारों ओर फैला हुआ देखते हैं। सीमाबद्ध स्थिति में हम तुच्छ और दरिद्र होते हैं, पर असीम के साथ जुड़ जाने पर महानता प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रह जाती। संपन्नता से भरे पूरे भंडार से हमारी भागीदारी जितनी अधिक होती है उतनी ही अपनी स्थिति भी विभूतिमयी बनती चली जाती है। सिद्ध पुरुषों में देखी गई विशिष्ट क्षमताएं और कुछ नहीं, विराट के साथ उनकी घनिष्ठता का
आरंभिक उपहार भर हैं। बढ़ी चढ़ी स्थिति तो ऐसी बन जाती हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता, दोनों समतुल्य ही दिखते हैं। पार्ट 69 समाप्त।